नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में बेसिक अपन ने जान लिया था, यानी किसान आंदोलन क्यों हुआ था, लगान, टैक्स वगैरह, कर वगैरह के बारे में चर्चा की थी। लाटा कुंता शब्दों के बारे में, बेगार प्रथा के बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब दोस्तों ध्यान रहे बात, आज अपन आगे बढ़ाते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले कौन सा किसान आंदोलन और कहां से शुरुआत होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए अभी अपन बोर्ड पर समझते चलेंगे आगे, और आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन। अपना टॉपिक क्या चल रहा है? किसान आंदोलन। तो दोस्तों ध्यान रहे, अपना जो टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में विशेष तौर से ध्यान रहे, राजस्थान में सबसे पहले जो किसान आंदोलन चला था वो था दोस्तों मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। आंदोलन यानी राजस्थान में सबसे पहले कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? मेवाड़ जाट किसान आंदोलन हुआ था। तो बात इसी के साथ में आपको ध्यान रहे, इसके यदि दोस्तों कब हुआ था, यानी इसके समय की यदि अपन बात करें तो ये हुआ था 1880-81 में। कब हुआ था? इसका समय क्या है? 1880-81 में। दोस्तों इसका यदि स्थान की बात करें तो कहेंगे मातृकुंडिया। क्या कहेंगे? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया का रासमी क्षेत्र, रासमी क्षेत्र चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया का रासमी क्षेत्र चित्तौड़गढ़, ये दोस्तों क्षेत्र चित्तौड़गढ़ या फिर अपन कह सकते हैं मेवाड़, मेवाड़ का ही हिस्सा था। तो दोस्तों ये हुआ क्यों था? इसका होने का जो कारण था, यानी कारण जो था वो थी नई भू राजस्व पद्धति। नई भू राजस्व पद्धति। नई भू राजस्व पद्धति के कारण लगभग किसान आंदोलन हुए हैं जितने भी, वो सभी का कारण है लगान और टैक्स बढ़ना। तो नई भू राजस्व पद्धति के कारण मेवाड़ जाट किसान आंदोलन शुरू होता है मेवाड़ के अंदर। और किया किसने था, यानी कह सकते हैं किया किसने था, करने वाला कह सकते हैं, किया किसने था? मेवाड़ के जाटों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया ये किसान आंदोलन है? मेवाड़ के जाटों द्वारा किया गया। मेवाड़ के जाटों द्वारा यह आंदोलन किया गया। यानी दोस्तों एक बात और ध्यान में रहे, इस आंदोलन को कुछ ही समय में सामंत व जागीरदारों द्वारा दबा दिया गया। तो ये बात भी अपन लिखेंगे कि इस आंदोलन को कुछ ही समय में जागीरदार व कह सकते हैं सामंतों द्वारा दबा दिया गया। तो दोस्तों इसमें आपको इतनी बात याद रखनी है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और इसमें एक बात और लिख सकते हैं आप, यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। प्रथम किसान आंदोलन है, ये बात आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो आपको पूछा जाए मेवाड़ जाट किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, समय दोस्तों इसका है 1880-81, स्थान है मातृकुंडिया रासमी क्षेत्र चित्तौड़गढ़, और कारण है नई भू राजस्व पद्धति, और किया किसने था? मेवाड़ के जाटों द्वारा। और इस आंदोलन को कुछ ही समय में जागीरदार व सामंतों द्वारा क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे अपन बिजोलिया की ओर चलते हैं। ले लिया होगा? अगला जो टॉपिक चलेंगे बिजोलिया की ओर चलेंगे। अपना जो मुख्य टॉपिक चल रहा है राजस्थान के किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में सबसे बढ़िया किसान आंदोलन जो है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों सबसे पहली बात आप एक ही ध्यान में रखें, जो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं उसे समझने का प्रयास करें। समझने से वो चीज दिमाग में फिट हो जाती है। बचपन के अंदर कै कबूतर जो अपन ने सीखा था
वो आज तक सभी को याद है। एक से लेकर जो हजारों तक गिनतियां सीखी थी वो आज सभी को याद है। बचपन की जो कहानियां जो अपन ने इंग्लिश की जो कहानियां सीखी थी वो आज जोनी जोनी यस पापा सभी को याद है। और मतलब इस प्रकार से बचपन में जो अपन दिमाग से जो चीज सीखते थे वो आज तक याद है। लिटिल लिटिल वन द स्टार हाउ आर मंडेर व्हाट यू आर अप अपोदे वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये जो पहली दूसरी क्लास में जो अपन सीखा करते थे वो चीज अपने को आज तक याद रहती है। तो ठीक उसी प्रकार मैं ये कहता हूं कि दिमाग का 100% हिस्सा बोर्ड पर रखें। क्या बताता हूं उस पर विशेष तौर से ध्यान दें। यानी अगला जो किसान आंदोलन है दोस्तों वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। विशेष तौर से ध्यान दें। इस बोर्ड के मैं 2 हिस्से बनाता हूं, 2 हिस्सों के माध्यम से अपन बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे। कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। विशेष तौर से दोस्तों ध्यान रखें बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन इसके अपन 2 पार्ट बनाते हैं बोर्ड की और दोनों भागों में अलग अलग तरीके से इसका विभाजन करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में 3 चरण जो होंगे, तीनों चरणों को अलग अलग रूप से अपन देखेंगे। सबसे पहले इसके समयकाल की बात करते हैं तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, उसके बाद में क्रम से चलेंगे। यानी इसके सबसे पहले तो अपन बात करते हैं दोस्तों समय की। किसकी बात करते हैं? समय की। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 यानी 97 से लेकर 1941 यानी 41 तक चला था। पहली बात, बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? 1897 से लेकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। अब जो ये बिजोलिया जो क्षेत्र है इसकी अपन बात करते हैं उपनाम की। दोस्तों बिजोलिया के किसकी बात करते हैं? उपनाम की। बिजोलिया क्षेत्र को विजयावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजयावली कहा जाता है। दोस्तों मात्रा की थोड़ी सी ध्यान रखें, मेरे से गलती हो सकती है मात्रा में। विजयावली। और इसी बिजोलिया को कहा जाता है ऊपरमाल। क्या कहा जाता है? ऊपरमाल। और इसे कहते हैं उत्तरमाद्री और इसे कहते हैं विंध्याचली। ये दोस्तों इस बिजोलिया ठिकाने के क्या है? उपनाम है। बिजोलिया ठिकाना सबसे पहले अपन अब इसकी बात करते हैं स्थान की। इसका स्थान बिजोलिया ठिकाना कहां पड़ता है? तो कहेंगे दोस्तों भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? और भीलवाड़ा किस में आता था? मेवाड़ में आता था। भीलवाड़ा किस में आता था? मेवाड़ में आता था। तो यहां से अपन बेसिक तौर से सारी चीज जो जान रहे हैं और उसी प्रकार से बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। बिजोलिया का यदि देखें दोस्तों, ये जो बिजोलिया जो ठिकाना है, यानी ये जो बिजोलिया जो ठिकाना है, क्या है? ठिकाना। ये जो ठिकाना है ये दोस्तों ए श्रेणी का ठिकाना है। कौन सी श्रेणी का ठिकाना है? ए श्रेणी का ठिकाना है, या फिर अपन कह सकते हैं ए श्रेणी का ठिकाना है। कौन सी श्रेणी का ठिकाना है? ए श्रेणी का ठिकाना है, या फिर कह सकते हैं सदर मुकाम है। सदर मुकाम है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रहे, ये जो ठिकाना है ये ए श्रेणी या फिर इसे क्या कह सकते हैं? सदर मुकाम है। यदि दोस्तों बात ध्यान रहे, इस ठिकाने में गांव यानी बिजोलिया ठिकाने में टोटल कितने यानी कुल गांवों की यदि बात करें, कुल गांवों की चर्चा करें तो दोस्तों 83 गांव आने की सूचना मिलती है या जानकारी मिलती है। कुल गांव कितने आते हैं? 83 बिजोलिया के अंदर गांव की हमें जानकारी मिलती है। अब दोस्तों इसमें अपन विशेष तौर से और ध्यान रखें कि बिजोलिया जो ठिकाना है यानी टोटल कितने गांव आते हैं? 83 गांव आते हैं। कितने गांव आते हैं? 83 गांव आते हैं। इसमें अन्य ध्यान रखें कि बिजोलिया ठिकाने में सर्वाधिक लोग यानी लोगों की बात करें यानी सर्वाधिक लोग धाकड़ जाति के रहते थे। सर्वाधिक किसान कह सकते हैं, सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के थे। तो आप साथ साथ में लिखते रहे। लिखने से क्या है कि हर प्रारूप हर माध्यम अपने दिमाग के अंदर चलता रहता है, जिसके माध्यम से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो बात ध्यान में रहे, सर्वाधिक किसान इसमें कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। और इन्हीं में अपन बिजोलिया किसान की संज्ञा के प्रारूप में अपन बात करें, कुछ शब्दों की बात करें। किसकी बात करें? कुछ शब्दों की बात करें तो दोस्तों बात ध्यान में रहे,
सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कह सकते हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक लंबे समय तक, लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन, चलने वाला आंदोलन। सर्वाधिक व्यापक आंदोलन, सर्वाधिक व्यापक आंदोलन, व्यापक आंदोलन। दोस्तों सर्वाधिक व्यापक भी किसे कहा जाता है? सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन किसे कहा जाता है? सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन, शक्तिशाली आंदोलन किसे कहा जाता है? बिजोलिया को कहा जाता है। बात ध्यान में रहे दोस्तों, 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन, 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन, चलने वाला आंदोलन किसे कहा जाता है दोस्तों? बिजोलिया को कहा जाता है। और अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन किसे कहा जाता है दोस्तों? इतना लंबे समय तक यानी 44 साल तक चलने के बाद भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर विशेष तौर से ज्यादा अहिंसा नहीं होती है, जिसलिए इसे क्या कहा जाता है? अहिंसात्मक आंदोलन कहा जाता है। 44 वर्षों तक चला था, 1897 से लेकर 1941 तक चलने वाला आंदोलन है। तो दोस्तों इसके बारे में आप इस चीज के इतना ध्यान रखें। अब आप बेसिक थोड़ा सा और ध्यान रखें कि इसके संस्थापक कौन हुए थे। संस्थापक की अपन चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? संस्थापक की चर्चा करते हैं। संस्थापक की दोस्तों चर्चा करें तो संस्थापक की चर्चा में एक बात ध्यान रखें, संस्थापक हुआ था अशोक परमार। कौन हुआ था? अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? अशोक परमार। अशोक परमार जो है ये जगनेर भरतपुर का निवासी था। अपन कह सकते हैं कहां का था? जगनेर भरतपुर। गजनेर तो दोस्तों बीकानेर में पड़ता है, ये कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और यही जगनेर वर्तमान में कहां पड़ता है दोस्तों? वर्तमान की बात करें दोस्तों, ये वर्तमान में जगनेर यूपी में पड़ता है। किस में पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो विशेष तौर से आप बात ध्यान रखें, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? अशोक परमार। ये जगनेर भरतपुर का निवासी था और वर्तमान में जगनेर भरतपुर कहां आता है? यूपी में आता है। यहीं से अब बिजोलिया का ये अशोक परमार था नहीं, इसे दिया गया था दान में। किसके द्वारा? यानी इस आदमी ने जो युद्ध हुआ था खानवा का, कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का। खानवा का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 17 मार्च 1527 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बाबर व राणा सांगा के मध्य। किसके मध्य हुआ था? बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर अशोक परमार ने सांगा का सहयोग किया। क्या किया था? सांगा का सहयोग किया। और सहयोग करने से खुश हो गया कौन? राणा सांगा। खुश होकर बिजोलिया ठिकाना, कौन सा ठिकाना? बिजोलिया ठिकाना। बिजोलिया ठिकाना इसे भेंट में दे दिया। क्या दे दिया? इसे भेंट में दे दिया। तो दोस्तों विशेष तौर से बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक की यदि बात करें, बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ का ए श्रेणी का सदर मुकाम था या एस श्रेणी का हिस्सा था। बात ध्यान में रहे, इसके अंदर 83 गांव आते थे और धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। इसमें विशेष तौर से आप ध्यान रखें, बिजोलिया ठिकाना अशोक परमार जो जगनेर भरतपुर का निवासी था। वर्तमान में जगनेर भरतपुर कहां पर आता है? यूपी में आता है। कहते हैं 17 मार्च 1527 को खानवा का जो युद्ध होता है भरतपुर के अंदर रूपवा तहसील गंभीरी नदी के किनारे बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसके अंदर कहते हैं कि राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा चलाई थी। अशोक परमार इसमें नौनते में साथ में आते हैं और खानवा के युद्ध में राणा सांगा का भरपूर रूप से सहयोग करते हैं, जिससे राणा सांगा खुश हो जाते हैं। खुश होकर बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना इसे भेंट रूप में दे देते हैं, इसे सम्मानित रूप में दे देते हैं। ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे और देखते हैं। ले लिया होगा, आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें आप अपन पढ़ेंगे बिजोलिया जो ठिकाना है, बिजोलिया ठिकाने के जो किसान आंदोलन है वो कितने चरणों में पूरे किए जाते हैं? 3 चरणों में पूरे किए जाते हैं। यानी अब अपन क्या पढ़ेंगे? इस ठिकाने के चरण। विशेष तौर से दोस्तों ध्यान रहे, बिजोलिया जो ठिकाना है, कौन सा ठिकाना है? बिजोलिया मेवाड़ का हिस्सा है। और इसमें आप विशेष तौर से ध्यान रखें ये कितने चरणों में पूरा किया गया? यह आंदोलन
यानी विशेष तौर से ध्यान रखें, यह आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 3 चरणों में पूरा हुआ। यह आंदोलन कितने चरणों में पूरा हुआ दोस्तों? ये बात आप नोट कर लीजिए, 3 चरणों में पूरा हुआ। यहीं से मैं एक शब्द निकाल लूंगा। अब तीनों चरणों में जो आदमी यहां पर अग्रणी होते हैं उनका नाम मैं एक जगह ही सेट कर देता हूं। कितना करते हैं? 3 जो चरण हैं, तीनों को देखो दोस्तों, इसी बोर्ड पर मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिया। प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। आप इसी प्रकार से अपने नोट्स के अंदर मेरे साथ साथ में बढ़ाते चले। यदि दोस्तों बात करें इस चरण का नाम लिखिए प्रथम चरण। क्या नाम लिखेंगे? प्रथम चरण। आप भी नोट कर लीजिए, प्रथम चरण। प्रथम चरण दोस्तों 1897 से स्टार्ट होता है। कब से होता है? 1897 से। कब तक चलता है? 1916 तक चलता है। कब तक चलता है? 1916 तक चलता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। अगला है दोस्तों दूसरा चरण। कौन सा चरण होगा? दूसरा चरण। दूसरा चरण कब से शुरू होगा दोस्तों? 1916 से शुरू होता है और 1923 तक चलता है। कई किताबों में आपको 1927 भी मिलेगा, क्योंकि 1923 के बाद में आंदोलन थोड़ा शांत पड़ जाता है। 1927 तक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं चलती, इसलिए कुछ लेखक जो हैं वो 1927 से लिखते हैं। बात क्लियर? आगे देखो, अब जो अगला जो चरण है ये यहां से स्टार्ट होता है 1923 से या 1927 से। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 1923 से लेकर 1941। दोस्तों 1927 से लेकर 1941 भी यहां पर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि 27 तक आंदोलन बिल्कुल शांत रहा था। 27 तक आंदोलन क्या हुआ था? बिल्कुल शांत रहा था। अब देखो दोस्तों, यहां पर अपन लिखेंगे इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। क्या लिखेंगे? नेतृत्व किसने किया था और इसका नेतृत्व किसने किया था, और इसका नेतृत्व किसने किया था। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। आप भी इसी प्रकार बना लीजिएगा, मेरे साथ साथ में बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों नेतृत्वकर्ता सबसे पहले प्रथम चरण की बात करते हैं तो एक आदमी है जिसका नाम है नानक जी आल्य शाह। नानक जी ठाकर है, नानो है, और नानजी पटेल। नानक जी ठाकर यानी मैंने बोला है ठाकरी पटेल। नानक जी ठाकरी पटेल। तो आदमी ध्यान रहे, ये दोनों आदमी विशेष तौर से काम आएंगे। नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल। साधु सीताराम दास। क्या आ जाएगा? साधु सीताराम नाम भी लेना चाहिए भाई, सीताराम दास। साधु सीताराम दास। सीताराम तो आप बसते ही रहते हैं दोस्तों। और अगला है ब्रह्मदेव धादीच। ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, और अगला नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मदेव धादीच। ब्रह्मदेव धादीच। और फतेहकरण चारण। और अगला नाम हो जाएगा रामजी लाल सुनार। और अगला नाम हो जाएगा नाथूलाल कामदार। तो दोस्तों प्रथम चरण के व्यक्तियों के यदि नाम देखे जाएं तो आपको विशेष तौर से बात ध्यान रहे, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव धादीच, फतेहकरण चारण, रामजीलाल सुनार, नाथूलाल कामदार। ये प्रथम चरण के नेतृत्व करता है। क्या है? प्रथम चरण के नेतृत्व करता है। अब चलेंगे दूसरे चरण में। दूसरे चरण में दोस्तों आपको विशेष तौर से ध्यान रहे, एक तो आदमी मिलता है विजय सिंह पथिक, एक हरि भाई किक्कर, और एक मिलता है मन्ना पटेल। यानी क्या मिलता है? विजय सिंह पथिक, मन्ना हरि विजय हो गया। यानी एक तो है विजय सिंह पथिक, नेतृत्वकर्ता कौन है? विजय सिंह पथिक। इसे बचपन में भूप सिंह गुर्जर कहते थे,
ये गुठावली गांव बुलंद प्रदेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। और यह वही आदमी है जो कह सकते हैं कि रास बिहारी बोस सचिंद्र सान्याल द्वारा बनाई गई सशस्त्र योजना के तहत 23 दिसंबर 1912 के अंदर बम छोड़ना था, उसमें शामिल था अजमेर के अंदर। और इस आदमी को अजमेर जेल टोडगढ़ जेल के अंदर रखा गया था और वहां से भागता हुआ ओछड़ी गांव गोपाल सिंह के घर आता है और वहीं से बिजोलिया किसानों से संपर्क होता है और बिजोलिया में अपने मित्र ईश्वरी दान के घर में आता है। और 1916 के अंदर साधु सीताराम दास के कहने से बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण से नेतृत्व करता है। दोस्तों, ईश्वर भगवान ईश्वर में विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि पत्थर में भी परमात्मा है तभी तो पूजते हैं, परंतु जिनका दिल ही पत्थर है उन्हें तो पत्थर ही सूझते हैं। दोस्तों आगे चलो, हरि भाई किक्कर कौन है? हरि भाई किक्कर अगले इसी चरण का आदमी कौन है नेतृत्व करने वाला? हरि भाई किक्कर। और तीसरा आदमी कौन है दोस्तों? मन्ना पटेल। कौन है? मन्ना पटेल। अगला आदमी कौन है? मन्ना पटेल। दोस्तों बात ध्यान में रही, मन्ना पटेल। अब दोस्तों अगला जो चरण आता है उस चरण की बात करेंगे। अगला कौन सा चरण आ गया अपने पास में? तीसरा चरण। कब से कब? 1923 या 1927 से 41 तक। बात ध्यान में रहे, इस चरण के अंदर काफी सारे आदमी आएंगे, कुछ महिलाएं भी आएंगी। महिलाओं में बात करें दोस्तों, आप सभी जानते हैं यानी भगवान राम जो थे, और राम में एक मात्रा लगती है रा के आगे, उसी मात्रा को हटाकर यदि आगे लगाएंगे तो रमाबाई बन जाएगा। और सीता को क्या कहा जाता है? जानकी कहा जाता है, तो जानकी बाई बन जाएगा। और राम का भक्त कौन था? हनुमान था। और हनुमान की माता कौन थी? अंजनी थी, तो अंजना बाई बन जाएगा, जो राम नारायण चौधरी की पत्नी का नाम हमें मिलता है। तो तीसरे चरण में दोस्तों सेठ आ गया था। कौन आ गया था? सेठ जमनालाल बजाज। अरे वाह, बजाज एक मोटरसाइकिल भी आती है दोस्तों जो सबसे बढ़िया एवरेज देती है, आपको पता भी होगा। तो सेठ जमनालाल बजाज और हरि भाऊ उपाध्याय दोस्तों वो आदमी कई दिन तक काम करे दिखे, यानी इसे अजमेर मेरवाड़ा का पीएम भी बनाया गया था राजस्थान के एकीकरण में। ऐसी बात भी अपने पढ़ते हैं। अब दोस्तों राम का नाम लेते हैं तो कहेंगे राम नारायण चौधरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राम नारायण क्या आ जाएगा? चौधरी आ जाएगा। और चौधरी के बाद में यदि मणि जपते हैं, राम का नाम लेंगे तो क्या जपेंगे? मणि जपेंगे तो क्या आ जाएगा? माणिक्य लाल वर्मा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माणिक्य लाल वर्मा आ जाएगा। यानी राम का नाम लिया, राम नारायण राम का ही नाम है, यानी नारायण का ही अवतार क्या है? राम है। और मणि जपी तो क्या आ गया? माणिक्य लाल वर्मा आ गया। अब इसके बाद में दोस्तों अपन बात ध्यान रहे, अभी मैंने बताया था राम नाम में रा के आगे मात्रा लगती है। और अब महिलाओं के नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ महिलाएं कौन कौन थी। तो महिलाओं में दोस्तों आप विशेष तौर से बात ध्यान रखें, एक तो यानी इस मात्रा को रमा करना है, रेमा। एक तो कौन सी बाई होगी साहब? रमाबाई। और राम की पत्नी सीता थी, और सीता को क्या कहा जाता है? जानकी कहा जाता है, तो इसे क्या हो जाएगा? जानकी बाई। और राम का दूत कौन था? असली सबसे फेवरेट राम का दूत हनुमान जी, और हनुमान जी की माता का क्या नाम था? अंजनी माता, तो इससे क्या हो जाएगा? अंजना बाई। तो ये तीन महिलाएं क्या करती हैं? इस बिजोलिया किसान आंदोलन में अपनी अहम भूमिकाएं निभाती हैं। तो कुछ अन्य महिलाएं भी आएंगी, जैसे किशोरी देवी भी आएगी आगे, और वो महिलाएं भी क्या करेंगी? अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना योगदान निभाएंगी। तो दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई थी।
यानी बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा किया गया। पहला क्वेश्चन, कितने चरणों में पूरा किया गया? 3 चरणों में। पहले चरण की बात करते हैं, नेतृत्व करता नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, दादीज फतेहकरण चारण, रामजी लाल सुनार और नाथूमल कामदार। दूसरे चरण में यानी मना हरि विजय हो गया, यानी विजय सिंह पथिक, हरि भाई कीकर और मन्ना पटेल। दोस्तों हरि भाई कीकर आगे क्या करेगा? 1914 के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा का गठन करेगा, जिसका विजय सिंह पथिक क्या करेगा? सदस्यता ग्रहण करेगा। और तीसरा चरण में सेठ जमनालाल बजाज और हरि भाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और महिलाओं में रमाबाई, जानकी बाई और अंजना बाई आ जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन आगे का कार्यक्रम प्रथम चरण से स्टार्ट करते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट? आगे देखो, आगे चलते हैं। अभी कार्यक्रम फर्स्ट पहले अपन चरण की ओर, कौन से चरण की ओर चलेंगे? अब प्रथम चरण की ओर चलेंगे। प्रथम चरण में क्या क्या होगा वो देखा जाएगा। अभी देखो साहब, अपन अब कौन से चरण की बात करते हैं दोस्तों? मैं इधर से इधर ऐसे चलूंगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र मैं मान लेता हूं, यहां पर ये क्षेत्र पड़ता है अपना बिजोलिया। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? बिजोलिया। और बिजोलिया कहां पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा यानी मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना है, सदर मुकाम है, ए श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों। इसी बिजोलिया का ठिकानेदार कौन है? ठिकानेदार 1894 तक, कब तक? 1894 तक। 1894 तक इस बिजोलिया का ठिकानेदार है गोविंद दास। क्या नाम है? गोविंद दास। इस गोविंद दास नामक व्यक्ति से, यानी यहां पर क्या रहते हैं? किसान रहते हैं। क्या रहते हैं? किसान। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के किसान रहते हैं। किसानों यानी गोविंद दास से किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई यानी कोई भी समस्या नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं थी। यानी 1894 तक बिजोलिया का जो ठिकानेदार है उसका नाम है गोविंद दास। गोविंद दास से किसानों को यानी धाकड़ जाति के या बिजोलिया के ठिकाने के किसी भी गांव में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। जब 1894 के अंदर गोविंद दास की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु होगी। कब होगी? 1894 में। तो 1894 में मृत्यु होगी तो दोस्तों अब क्या बनेगा बिजोलिया का? नया ठिकानेदार। क्या बनेगा? नया ठिकानेदार। बिजोलिया क्या बनेगा? नया ठिकानेदार। और बिजोलिया का नया ठिकानेदार बनता है, उसका नाम है दोस्तों कृष्ण सिंह। क्या नाम है? कृष्ण सिंह। बिजोलिया का नया ठिकानेदार दोस्तों बन गया, उसका नाम है कृष्ण सिंह। कब बना था? 1894 में बनता है, गोविंद दास की मृत्यु के बाद में। 1800 कब बनता है? 94 में बनता है। किसकी मृत्यु के बाद? गोविंद दास की मृत्यु के बाद। विशेष तौर से दोस्तों आप ध्यान रखें कि कृष्ण सिंह ने क्या किया था? जो बिजोलिया था, कौन था? यानी अपना जो ठिकाना था, ठिकाने पर क्या लगा दिए? कर लगा दिए। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर लगाए। यानी क्या लगाया? कर लगाया। कर लगाया। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के। बिजोलिया ठिकाने पर कितने प्रकार के कर लगा दिए थे? 84 प्रकार के। और इसने क्या कहा कि आप क्या करते हो? खेती। और खेती में अनाज की क्या होती है? उपज। और उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा? 50% हिस्सा किसे दोगे? यानी 50% हिस्सा किसको देना पड़ेगा? ठिकाने को देना होगा। अब भाई साहब इतनी बड़ी परेशानी, देना होगा ठिकाने को, क्या करना होगा? देना होगा। कितनी ठाठी परेशानी! 84 प्रकार के कर मैंने आपको कर वाला वीडियो डाला था, उसमें बताया था। छोटे छोटे दूध का भी कर, यदि पशु रखते हो तो किसी जगह यदि घास जिसे बोलते हैं पशु चराई वाला सिस्टम, यदि वहां भी यदि आपको पशु चराना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी और 1 रुपए का
टैक्स देना पड़ेगा वहां पर पशु चराने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से सब जगह ऐसी परेशानी, अंग लाग भी आ गया था दोस्तों, कपड़े पहनने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता पड़ने लगी थी और नया कुछ करने के लिए हर प्रकार की आवश्यकता पड़ने लगी थी। इस प्रकार से दूध पर भी कर लगा दिए थे, भात छुच जो भी करते थे सब पर कर लगा दिए थे, पानी पर भी कर लगा दिया था और इस प्रकार की परेशानी किसानों को करनी पड़ने स्टार्ट हो जाती है। किसानों को परेशानी होती है, किसान इसका क्या करते हैं, कब तक सहन करेंगे वो देखते हैं। यानी बिचौलिया का ठिकानेदार कृष्ण सिंह 1894 में 84 प्रकार के कर लगा देता है और खेती का 50% उपज क्या करता है कि हमें देना पड़ेगा। यदि 20 बोरी अनाज होता है तो 50 उसमें से 10 बोरी ठिकाने को पहुंचाओ और 10 बोरी आप रखो, ऐसे टैक्स लगा दिए। हुआ क्या आगे देखो दोस्तों, इसका किसानों ने क्या किया, किसानों ने विरोध किया। किसानों ने क्या किया, विरोध किया। एक टाइम की अपन बात करते हैं दोस्तों, विरोध कहां करते हैं, एक बार ऊपर माल यानी बिजोलिया में, ऊपर माल में एक किसान था, उसका नाम था गंगाराम धाकड़। गिरधारीपुरा गांव की बात कर लेते हैं दोस्तों, या ऊपर माल की बात कर लेते हैं, गंगाराम धाकड़, गंगाराम क्या कर लेते हैं, धाकड़, गिरधारीपुरा नाम मिलता है वैसे। यानी एक बार गंगाराम धाकड़ जो था, इसके पिता मर गए थे, यानी मृत्यु हो गई थी, पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। गंगाराम धाकड़ की पिता की मृत्यु पर, आप याद इतना रखो, गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पर इकट्ठे होते हैं, यानी एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। गंगाराम यानी बिजोलिया की बात कर रहे हैं कि गंगाराम धाकड़ के पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वहां पर एकत्रित हुए थे किसान। कौन एकत्रित हुए थे, यानी एकत्रित हुए थे किसान। किसानों ने एकत्रित होकर बनाई थी योजना। क्या योजना बनाई थी, मेवाड़ शासक से मिलने की, मेवाड़ शासक से मिलने की। और दोस्तों उस टाइम में मेवाड़ का शासक कौन था, फतेह सिंह था। ये मेवाड़ का एकमात्र राजा है जिसने एकमात्र एक ही विवाह किया था, अपने वाली पत्नी मरने के बाद भी और दूसरा विवाह नहीं करता है, एकमात्र एक ही विवाह करने वाला मेवाड़ का शासक है फतेह सिंह। और ये वही शासक है जो लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया था 1903 के अंदर, और ये बिना शामिल हुए भारत के टोटल 600 राजा शामिल होने का न्यूनता दे जाता है। उनमें से उस दरबार के अंदर 1903 में 599 राजा उपस्थित हुए थे और एक राजा उपस्थित नहीं हुआ था, वो राजा था मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। अब दोस्तों योजना बनाते हैं और योजना के अंदर सदस्य चुनते हैं। क्या करते हैं, सदस्य चुना। दोस्तों मेरे तीर के निशानों को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। योजना एकत्रित हुए, एकत्रित होकर क्या बनाई योजना, और योजना क्या थी, मेवाड़ के शासक फतेह सिंह से मिलने की थी। मेवाड़ के शासक फतेह सिंह से मिलने की थी और मिलने के लिए प्रथम चरण में मैंने आपको आदमी बताए थे, और वो आदमी किसे नियुक्त करते हैं, यानी कहेंगे नानजी पटेल को नियुक्त कर दिया, और प्लस में किसे नियुक्त कर दिया, ठाकरी पटेल को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया, इन दोनों को पत्र व्यवहार के साथ में यहां से रवाना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहां से रवाना कर देते हैं। कहां के लिए दोस्तों, इसका ध्यान विशेष तौर से बनाए रखें, इसका ध्यान यहां से आप बनाए रखें। ये लो साहब, कहां रवाना कर दिया, यानी मेवाड़ रवाना कर दिया। कहां रवाना कर दिया, मेवाड़ रवाना कर दिया था। किसे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को किसने रवाना किया था, एकत्रित किसानों की सभा में। किससे मिलने के लिए, फतेह सिंह से मिलने के लिए। कौन जाता है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। कहां पहुंच गए दोस्तों, मेवाड़ पहुंच गए। कहां पहुंच गए, मेवाड़ पहुंच गए। और मेवाड़ का राजा अभी बताया था फतेह सिंह। फतेह सिंह, मेवाड़ का राजा कौन है, फतेह सिंह। और यहाँ पर फतेह सिंह के पास में एक जांच अधिकारी बैठता है, जांच अधिकारी, उसका नाम है हामिद हुसैन। क्या नाम है, हामिद हुसैन। अब दोस्तों बात ध्यान में रहे कि मेवाड़ शासक फतेह सिंह है, मेवाड़ शासक। जैसे ही ठाकरी पटेल और नानजी पटेल मेवाड़ पहुंचे,
कुछ समय तक महाराणा से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी और जब इनसे मुलाकात होती है तो महाराणा ने क्या किया, जांच अधिकारी हामिद हुसैन को कहां भेजा, जांच अधिकारी हामिद हुसैन को कहां भेजा, बिजोलिया भेजा। कहां भेजा, बिजोलिया भेज दिया। जांच अधिकारी हामिद हुसैन कहां गया था, बिजोलिया। और बिजोलिया जाकर किसानों की बातें सुनी और कृष्ण सिंह से मिला और यहां से रवाना होकर वापस कहां आ गया दोस्तों, वापस मेवाड़ आ गया। और मेवाड़ में आकर इसने कहा कि बिजोलिया किसान जो मांग कर रहे हैं वो मांग बिल्कुल उचित है, परंतु किसी भी प्रकार की उस पर कार्रवाई नहीं की गई। और जैसे ही मेवाड़ शासक ने बिजोलिया के ठिकानेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की तो कृष्ण सिंह के हौसले बहुत बड़े बुलंद हो गए। और आने वाले समय में कृष्ण सिंह क्या करता है दोस्तों, यहीं से लेकर चलता हूं। कृष्ण सिंह क्या करता है, कृष्ण सिंह के क्या हो गए दोस्तों, हौसले बुलंद हो गए। क्या हो गए, हौसले बुलंद हो गए। और बुलंद होने के बाद में ये क्या करता है, किसके हौसले बुलंद हो गए, कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हो गए, बिजोलिया ठिकानेदार के। और हौसले बुलंद होने के बाद 1903 के अंदर, कब, 1903 के अंदर चौरी कर लगा देता है। कौन सा कर लगा देता है, चौरी कर लगा देता है। ये दोस्तों कितने रुपए का था, 5 रुपए का था। कितने रुपए का कर था, 5 रुपए का। ये चौरी कर यानी बेटी की कोई भी पिता विवाह करेगा तो उसे 5 रुपए ठिकानेदार को जमा करवाने पड़ेंगे, 5 रुपए। इसमें सभी इतिहासकार 1903 मानते हैं और इस कर को 5 रुपए का मानते हैं। लेकिन दोस्तों अपन जाते हैं मंदिर में, किसके, राम के मंदिर में। किसके मंदिर में जाते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं। तो हमें मिलता क्या है, प्रसाद मिलता है। यानी राम प्रसाद और व्यास के अनुसार ये चौरी कर, राम प्रसाद व्यास के अनुसार ये चौरी कर कितने रुपए का था दोस्तों, 13 रुपए का था। कितने रुपए का, तो आप दोस्तों इसमें विशेष तौर से बात ध्यान रहे, चौरी कर था 5 रुपए का ही, लेकिन राम प्रसाद व्यास के अनुसार कितने रुपए का था, 13 रुपए का था। किसानों ने चौरी कर का भयंकर विरोध किया। चौरी कर क्या होता है दोस्तों, यानी बेटी के विवाह पर पिता से 5 रुपए वसूलना। बेटी के विवाह पर पिता से 5 रुपए वसूलना, क्योंकि चौरी यहाँ तो आत्कोनिक है, लड़के के घर चौरी बनाई जाती है, लड़की के घर चौरी बनेगी। जिसके घर में चौरी बनेगी वो आदमी 5 रुपए का टैक्स पहले राजा को जमा करवाएगा या ठिकानेदार को क्या करवाएगा, जमा करवाएगा। तो कहते हैं किसान जो थे, किसानों ने इसका क्या किया, विरोध किया। किसानों ने 2 वर्ष तक संघर्ष किया, 2 वर्ष तक इसका क्या किया, विरोध किया। और इसी 2 वर्ष के दौरान किसानों ने अपनी जो योग्य पुत्री थी, जो शादी के योग्य पुत्री कह सकते हैं दोस्तों, जो शादी के योग्य पुत्री थी, योग्य पुत्री लगभग दोस्तों ठिकाने के अंदर 200 बेटी होने की जानकारी मिलती है। इन 200 बेटियों की शादियां रोक दी। क्या कर दी, शादियां रोक दी। क्योंकि ठिकानेदार कहते हैं, नहीं सॉरी, किसान कहते हैं कि हम 2-3 रुपए में तो एक बेटी का ब्याह ही कर देते हैं, 5 रुपए आपको देंगे तो हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं, ठिकानेदार कहता है मुझे पता नहीं, मुझे तो 5 रुपए का टैक्स चाहिए। तो कहते हैं किसान विरोध करते हैं 2 वर्ष तक, शादी के योग्य लगभग 200 पुत्रियों की शादी रोक देते हैं। और फिर 2 वर्ष के बाद में उल्लेख मिलता है कि 1905 के अंदर यह कर समाप्त किया जाता है कृष्ण सिंह द्वारा। यानी इसके बीच में कहता है कि 2.5 रुपए का दे दो, 3.25 का दे दो, 2.25 का दे दो, 1.5 का दे दो, लेकिन किसान स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। और आखिर में 1905 के अंदर दोस्तों ध्यान, 4-5 का उल्लेख मिलता है, 5 में कर समाप्त किया, चौरी कर क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन चौरी कर लगाया कब था, 1903 के अंदर लगाया था। समाप्त कब किया गया, 1905 के अंदर। किसके द्वारा लगाया गया, कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया। समाप्त किसके द्वारा किया गया, कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। और 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। और 1906 में अगला शासक कौन बनेगा, पृथ्वी सिंह, जिसे कामा भरतपुर से क्या लाना पड़ेगा, गोद लाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे और अपन बात करते हैं।
ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। अगला जो शासक है यहां पर मैं क्लोज करता हूं। अगले शासक की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। कौन से वीडियो में? नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन बात करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं ये वीडियो यहां तक आपको पसंद आया होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपा करें।